10 दिन रह गए थे मेरे भाई की शादी को। मेरे मामा एक लड़के को भी जिंदा मार दिया, उसके सिर पे बर्फ की किस्में के साथ उसको मार दिया। वो आपको मारने के लिए वो बाहर खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये मूवी देख रहे हैं। 10 महीने की लड़की थी मेरी। फ्रॉकें दी हम इन बच्चों को गुत्ते करा के, और उन्होंने हमें सबको ले जाके, हमारे मदर इन लॉ हैं उनके घर में जाके उन्होंने हमें पहुंचा दिया। 300 साढ़े 300 लोगों को शहीद कर दिया गया था। मामे का लड़का 25 साल का था, जिसको उसकी शादी करने वाले थे। गई थोड़ी देर में पता लगा हमारे आगे 36 किलो गुरुद्वारा था, उसको उन्होंने आग लगा दी। इस वजह की इंदिरा को गोली मारी है, इस तरह करके कि सरदार मारो मारो, जितने दिखे सरदार उन्होंने जला रहे थे। असं खुद देखिए, सी छोटे सी एक भी सिख का सरदार का बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। उस टाइम के HKLL भगत था, सज्जन कुमार, जगदीश टाटलर, धर्मदास शास्त्री। दिन का दर्द हम आज भी नहीं भूल पाते। The gun carriage bearing Indira Gandhi's body emerged appropriately from what was Jawaharlal Nehru's. में बहुत बुरा हुआ था, जो भी हुआ वो बताने लायक क्या बताऊं मैं। हम वहाँ पे तिलक विहार में रहते थे। तिलक विहार में मेरे भाई की शादी थी। 10 दिन रह गए थे मेरे भाई की शादी को। एकदम ही अचानक ही जैसे हमने सुना इंदिरा गांधी का कांड हुआ, बस उसी टाइम में ये सारी पुरानी बातें याद आ गई हैं हमारे को। मेरे मामा एक लड़के को भी जिंदा मार दिया, उसके सिर पे बर्फ की किस्में के साथ उसको मार दिया। सामने गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे को आग लगा दी। सब हम सारे अपने अपनी छतों पे चढ़ के बैठ गए। हमें खुद नहीं पता था कि रात को क्या होएगा। पूरा दिन रात हम जागते रहे। 10 महीने की लड़की थी मेरी गोद में, जिसे मैं लेके बैठी कि कहीं मेरे से छीन के ना ले जाए। सब लोग ऐसे आए थे कि लोगों के बच्चे तक छीन के लेके जा रहे थे, औरतों को मार रहे थे, बालों से खींच रहे थे, और छत पे चढ़े और पूरा धुआं ही धुआं। गले में टायर जला जला के उनके गलों पे डाल देते थे। ऐसा दिशा भगवान कभी भी ना दिखाए ऐसी। शायद अब हम बच जाएंगे, लेकिन हमें अपने भी बचने की उम्मीद नहीं थी। आदमी मार दिए गए, टायर डाल के जला दिया। ऊपर की छत देखो धुएं से भरी रहती थी, एकदम काला धुआं, बादल तो नजर ही नहीं आते थे। हर तरफ जिधर भी देखो आग लगी हुई, जिधर भी देखो आग लगी हुई। गुरुद्वारे तक जला दिए, गुरुद्वारे के दरबार से बाहर निकाल के फेंके, और दरिया क्या सब कुछ फेंक रहे हैं। ऐसे ही बंदों को जला रहे थे। पता नहीं क्या दुश्मनी थी हमारे साथ लोगों को। जब भी हमें कोई पूछता है, हमें ताजी वही बात याद आ जाती है। हमारी भाभी का भाई हमारे मिलने के लिए आ रहा था हमारे घर पे, रास्ते में ही उसको उतार लिया बस से। उसको एक नाई की दुकान पे ले गए, कहते केस काटने तेरे, केस करने। वो बेचारा भाग गया, उनके हाथों से छूट के। चप्पल भी उसने नहीं पहनी, दौड़ता गया, पता ही नहीं कहाँ पहुंच बेचारा। कितने दिन बाद हमें जाकर मिला। ऐसे सिखों के साथ क्यों दुश्मनी थी इनकी, जो कि सिख इनके साथ इतना कुछ करते हैं। हर कदम में वो आगे रहते हैं, लंगर वो लगाते हैं, कोई किसी की कोई दुख तकलीफ वो नहीं देख सकते, और उनके साथ इतनी कुर्बानियां। जब कर्फ्यू लगा रहा, जब तो कोई बाहर नहीं निकल पाते थे, घर पे ही जैसे कैसे सूखा मिसा खा लिया हमने, कोई था नहीं कुछ भी बेचारे। और फिर मेरी मासी जी हमें लेके चले गए चंडीगढ़ में।
चंडीगढ़ गए, वहाँ पे हम थोड़े दिन बच्चों के साथ रहे, वहीं पे रहे, फिर वहीं पे कुछ थोड़ा बहुत काम किया, काम करके फिर हम यहाँ पे फिर वापस दिल्ली में आ गए। बताओ ऐसे किसी के साथ हो, आप खुद ही बताओ कि क्या कैसी जिंदगी थी हमारी। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। 1984 में मेरे परिवार के 7 लोगों को मेरे सामने जिंदा जलाया गया। उसमें मेरे पिताजी सरदार सावंत सिंह, चाचा दर्शन सिंह, कुंदन सिंह, नानक सिंह, फूफा जी मेरे 2, एक इंदर सिंह, 2 मामा अतर सिंह और एक और। जब हमें पता लगा मुझे कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली लगी है, तो सारे ही मेरे इलाके में, मैं त्रिलोकपुरी में रहता था, 32 ब्लॉक 32/76 मेरा मकान नंबर था। जब हमें पता लगा कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली लगी है, तो ये समझो कि उस टाइम सन्नाटा सा छा गया। भाई प्रधानमंत्री को गोली लगी है और सुबह पता लग जाता है कि इंदिरा गांधी मर चुकी है। अब सुबह 1 नवंबर 1984 का समय सुबह 10 बजे का, हम अपने अपने घरों में बैठे थे। थोड़े आगे पीछे देखा कि भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होने लग गई। हमारे आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठे होने लग गए। उन्होंने एक नारा दे दिया कि सरदारों ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मार दिया है और अब हम किसी एक के सिख बच्चे को भी नहीं बचाएंगे और सबको मार डालेंगे। ऐसे देखते देखते लोग भीड़ इकट्ठी होती गई। थोड़ी देर में पता लगा हमारे आगे 36 ब्लॉक गुरुद्वारा था, उसको उन्होंने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। वो उसमें से धुआं उठने लगा, लोग वहाँ से मारते मारते शोर मचाते आ रहे, सिखों को मारो, सिखों को मारो। ये सुनते सुनते हमारे इलाके में भी भीड़ पहुँच गई। जब हमारे इलाके में भीड़ पहुंची तो हम जितने भी सिख परिवार थे वहाँ पर कम से कम 300-400 लोग रहते थे। जब हमें पता लगा कि ये भीड़ हमें मारने आ रही है, हमारा कत्लेआम करने आ रही है, हम सारे इकट्ठे हो गए और हमने, हमारे पिताजी जी ने, हम तो छोटे थे खैर, हमारे पिताजी ने, हमारे चाचा और मामा ने अपने सारे हथियार हमारे पास जो थे हमने अपने इकट्ठे कर रखे थे और हम सारे इकट्ठे थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे ऊपर अटैक कर सके सिखों पे और हमें मार सके, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिनती में थे। इसलिए हमारे ऊपर अटैक करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनको ही खतरा था। ऐसे चलता रहा सिलसिला। वो हमारे पास आने की कोशिश करते थे मगर हमारे पास हथियार थे और हम अपनी रक्षा खुद कर रहे थे, इसलिए वो उनकी हिम्मत नहीं बनी। ऐसे करते करते 9 बजे, 10, 11, 12 बजे, सुबह के 12 बजे 1 तारीख को, उस टाइम पर वहाँ पर प्रशासन, पुलिस आ जाती है। पुलिस वालों ने आके हमारे बीच में, पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। पुलिस वालों ने हमारे हथियार हमारे से ले लिए, जो कृपाने, तलवार, लाठियाँ जो भी हमारे पास थी उस समय, सारे हमसे लेके हमें बोल दिया तुम जाओ अपने अपने घर और हम इनको भी वापस भेज रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर त्रिलोकपुरी में। हथियार उनको दे के और हमारे एक एक घर के ऊपर सैकड़ों की तादाद से लोगों ने अटैक किया, दंगाइयों ने अटैक किया और हमारे घर पे हमला कर दिया। एक एक करके हमारे सब परिवारों के लोगों को मारते गए, काटते गए, लूटपाट करते गए, जिंदा जलाया गया। इस सिख का, सरदार का बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सिलसिला इतना भयानक हुआ, इतना खतरनाक हुआ, ऐसा खतरनाक उसने रूप लिया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस टाइम मेरी उम्र खुद 11 साल की थी, मैं 6th क्लास में पढ़ता था। मेरी माँ ने मुझे मेरी बहन के ही कपड़े पहना के और मेरे पीछे बाल खोल के 2 कुर्ते पहना दी, ताकि उन लोगों को ये ना पता लगे कि ये लड़का है। तो मेरे को, मैंने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3 नवंबर को एंड में आके सीआरपीएफ पुलिस आती है, सीआरपीएफ फोर्स आती है, वो सब लोगों को बचाते हैं। लाशों के ढेर थे वहाँ पर, गुरुद्वारा जला दिया गया था, गुरु ग्रंथ साहब अगन भेंट हो चुके थे और सारे जितने हम 400-500 हमारा परिवार था सिखों का, वहाँ पर कम से कम 200-300, 300, 350 लोगों को शहीद कर दिया गया था।
एक भी नहीं बचा था। वो कारण शहीद होने का यही था कि अकेले अकेले घर पे उन्होंने अटैक किया। तक हम जिंदा हैं, हम 84 का बदला लेके रहेंगे। जिसने भी ये 84 कराई थी उस टाइम के HKLL भगत था, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, धर्मदास शास्त्री। जगदीश टाइटलर पे अभी भी केस चल रहा है। इन्होंने इतनी कोशिश की कि सिख का एक बच्चा भी ना बचे। अरे जब कई सौ साल पहले औरंगजेब ने कुछ नहीं कर सके सिखों का, आज भी सिख चढ़ती कला में है, तो ये सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर की औकात क्या है सरदारों को खत्म करने की। सिख जो है हमेशा चढ़ती कला में था, चढ़ती कला में है और चढ़ती कला में रहेगा। कि इंदिरा ਨੂੰ गोली लगी है, सरदार जी ने हमारे सरदारा ने मारा, सरदारा ਨੂੰ मारो। HK भगत हो गया, ये सज्जन कुमार हो गया जी, इन्होंने सारे ने यही कराया, दंगे करवाए, जगह जगह पेट्रोल खुले करते, पेट्रोल पा पा के सनू जलाए बच्चे। कोई छोटा देखा ना औरतों को देखा। पुलिस ने कोई मदद नहीं की साडी, कोई पुलिस ने मदद नहीं की। पुलिस मतलब आई नहीं देखने वास्ते की हो रहा, कोई जल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं देखा उन्होंने। मेरा नाम सुरिंदर कौर बिंद्रा है, मैं 68 साल की हूँ। वो मनहूस घड़ी अभी भी मुझे याद है जो 84 के दंगे हुए थे, जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। तो 84 के दंगे जब हुए थे वो मुझे अभी वो मनहूस घड़ी अभी भी मेरे आंखों के सामने घूमती है। जब हम मूवी देख रहे थे तो पड़ोस में आके किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे आप मूवी देख रहे हो, आपको मारने के लिए वो बाहर खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये मूवी देख रहे हैं। हमने उसी वक्त VCR बंद किया और सभी अपने अपने घर में चले गए। हमने अंदर से कुंडियाँ लगा ली। हमारे ऊपर कोई रहते थे, उन्होंने कहा आपको ये जान से मार देंगे, आप चुप से हमारे ऊपर आ जाओ 4थी मंजिल में। हम सारा दिन उनके घर में रहे। जब रात हुई तो हम अपने घर में आए। हमारे पड़ोस वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे नीचे जो रहते थे उनकी 3 बेटियां थी। जैसे हमारे 3 बेटे थे छोटे छोटे, वैसे ही उनकी 3 बेटियां थी। उन्होंने फ्रॉकें दी हम इन बच्चों को गुत्ते करा के, और उन्होंने हमें सबको ले जाके, हमारे मदर इन लॉ हैं उनके घर में जाके उन्होंने हमें पहुंचा दिया, खन्ना मार्केट पटेल नगर में। हम उनके घर में 10 दिन रहे। जब हम अपने घर में थे तो हम बाहर से देख रहे थे कैसे लग लग के उसमें खच्चरों, उसमें स्कूटरों में और रिक्शों में सामान ले लेके जा रहे थे, लोगों का लूट लूट के। और जब हम अपने मदर इन लॉ के घर में थे वहाँ भी ऐसे मार कुटाई बहुत हुई, बहुत लोगों को मारा। मेरी नंद का एक बेटा था, वो बॉम्बे से आ रहा था, मुरादाबाद में उसका कत्ल कर दिया गया। उसको टायर में जला के, टायर पहना के जला दिया। बहुत ज्यादा अनर्थ हुआ है सिखों के साथ। ऐसा अनर्थ हमने कभी नहीं देखा। जब भी उस मनहूस घड़ी को याद करती हूँ तो रोम रोम सिहर जाता है। सो ऐसे हमारे साथ हुआ था। हमारे घर में खैर बाबा जी की कृपा है कि ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई। एक नंदत के बेटे को छोड़ के सारे जीव सही सलामत थे। पर जो 10-11 दिन हमने काटे हैं, हमें ही पता है कैसे हमने थोड़ी थोड़ी रोटी पे और कैसे थोड़ी थोड़ी चाय और सब्जी के बिना हमने रोटियां खाई और गुजारे किए, वो हम ही जानते हैं या हमारा भगवान जानता है। नवंबर 1984 सिख कतलेआम ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2733 ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2026 ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ। 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2733 ਲੋਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਨ ਕਾਤਿਲ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚੀ ਕੁਚੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। A ਬਲਾਕ, B ਬਲਾਕ, C ਬਲਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੰਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, HKL ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਕਾਤਿਲ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਓ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਓ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤਾਰੀ ਲਾਉਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗਾ ਸਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗਾ ਸਵਾ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਥੋਂ ਮਰਿਆ ਨੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਪੌਣ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗਾ ਸਵਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗਾ ਸਵਾ ਬਣ ਕੇ